नमस्कार, मेरा नाम है प्रकृति तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट में आज हम बात करेंगे भारत के तेल की क्यों बात होगी, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है यूएस और ईरान का, तेल के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं, केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में। और जब से हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगा है, कई शिप्स वहाँ से पास नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से दुनिया जो है दूसरे ऑल्टरनेटिव तलाश रही है। तलाश इसलिए रही क्योंकि भाई देखो, पेट्रोल की ज़रूरत तो है ही, डीजल की ज़रूरत तो है ही, तो भारत ने भी ऐसा ऑल्टरनेट तलाश लिया है। अच्छा, खबर क्या है, पहले खबर की बात करते हैं। खबर ये है कि भारत ने अब वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल मंगाना शुरू कर दिया है और वेनेजुएला जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है क्रूड ऑयल का। ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जहां से पहले क्रूड ऑयल आ रहा था वहां पर लगी है ब्लॉकेड, वहां पर चल रहा है युद्ध। कभी यूएस घुस जाता है, कभी ईरान घुस जाता है, कभी ईरान दावा करता है, कभी यूएस दावा करता है। कुल मिला के जो है संकट पूरी दुनिया को ही झेलना पड़ रहा है। पर जब कोई समस्या ज़्यादा दिनों तक होती है तो दुनिया उससे कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल ही लेती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कुछ डेटा की बात कर लेता हूँ पहले, फिर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले तो वेनेजुएला से तेल मंगाया जा रहा है मिडिल ईस्ट डिसरप्शंस की वजह से। उसके बाद 4th लार्जेस्ट सप्लायर, जैसे मैंने आपको बताया, और ये डेटा केपलर ने दिया है। केपलर ने शिपिंग का बहुत सारा डेटा भी दिया, कुछ और न्यूज़ उस पर मैं बात करूंगा। तो लगभग अगर मैं डेटा की बात करूं तो वेनेजुएला की जो सप्लाईज हैं अभी, वो लगभग 4,44,000 बैरल पर डे हो रही हैं। जबकि उसके बाद इराक का नंबर आता है। इराक से सप्लाईज जो है वो 1,18,000 बैरल पर डे के आसपास है, और यूएसए से लगभग 1,53,000 बैरल पर डे के आसपास हैं। तो ये नंबर हो गए। और ये जो इंपोर्ट्स है ना साहब, ये अप्रैल में रिज्यूम हुए थे, क्योंकि उससे पहले वेनेजुएला में हुई थी कहानी, थोड़ी अजीब सी कहानी थी। जो ट्रंप है ना, वो लालची हो गया था। ट्रंप को चाहिए था वेनेजुएला का तेल, और उसने क्या किया, उसने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मादुरो, भले उन पर देश में करप्शन के आरोप थे, दुनिया भर के आरोप थे, उन्हें वहाँ से उठा के लिया और जो है अपने आप को ही वहाँ का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। वो एक दिन की कहानी थी जब विकिपीडिया पे लिखा हुआ आया था कि ट्रंप इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। और किस आरोप में लेके आया था, ये आरोप लगाए गए थे कि वहां से बड़ा ड्रग ट्रैफिक होता है अमेरिका के अंदर, वहां की यूथ बर्बाद हो रही है वेनेजुएला की वजह से, उनके राष्ट्रपति की वजह से। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, तो साहब ने क्या है, उनको उठा लिया और अमेरिका ले आए। उसके बाद से 2-3 महीने चीजें ऐसी ही रहीं, माफ कीजिए, उसके बाद से कुछ समय तक चीजें ऐसी ही रहीं। और उसके बाद जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगेज, उनको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और ये पहली महिला थी जो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद से चीजें आगे बढ़ती हैं। चीजें आगे बढ़ने के बाद लगभग अप्रैल में जो है ये चीजें शुरू होती हैं। अप्रैल में इंपोर्ट चालू होता है, और अब ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि फरवरी से ये युद्ध चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और लगभग इंडिया जो है ब्राजीलियन और अफ्रीकन रूट के थ्रू इंपोर्ट कर रहा है। और फिलहाल सब कुछ मिला जुला के भी रशिया ही नंबर 1 इंडिया का सप्लायर है। अच्छा, रशिया के डेटा की जब मैं बात करूं तो अगस्त में लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे के आसपास था वेनेजुएला से। अभी उस समय भी ये 4 गुना है। अभी अगस्त का महीना ही चल रहा है। और जून जुलाई की डेटा की बात करूं तो अभी इससे भी ज्यादा था, 2.6 मिलियन बैरल पर डे। अच्छा, तो क्रूड ऑयल होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। एक रॉ मटेरियल, आपने सुना होगा, टर्म पढ़ी होगी। रॉ मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करके फाइन ट्यून करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे मान लो गाड़ी बनाई जा रही है, कार मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे लगेंगे कि टायर लगेगा, फिर स्टीयरिंग लगेगा, और उस टायर को बनाने के लिए भी रबर चाहिए, हवा का प्रेशर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, जो हमारे इंडिया के अंदर रिफाइनरीज हैं उससे फिर हम फ्यूल जनरेट करते हैं। मतलब एक तरह से खाना पकाया जाता है। वैसे ही जैसे अगर मान लो कोई सब्जी बनानी है तो उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, नमक, मिर्च, कोई सब्जी लगेगी, बाकी सारे मसाले। तो ये सारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए। इनसे हमने क्या बनाया, कोई सब्जी बनाई, तो वो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो फ्यूल, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, वो बनता है क्रूड ऑयल से, और फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। अच्छा, आपको याद होगा हमने पिछले कुछ वीडियो में बात भी करी थी, जो इंडिया की रिफाइनरीज है वहां पर हम डीजल जनरेट करके बाहर बेचते भी हैं, और वो डीजल बांग्लादेश भी जाता है, जो हमारी नुमालीगढ़ की रिफाइनरी है आसाम में, और वहां से हम क्रूड ऑयल से डीजल जनरेट करके उनको बेचते भी हैं। तो इस तरह के फायदे होते हैं। अच्छा, बात करेंगे, एक शख्स है सुमित रितोलिया, ये क्या कहते हैं, एक्सपर्ट है, और ये सीनियर मैनेजर मॉडलिंग है कैपेलर के अंदर। इन्होंने कहा कि इंडियाज स्ट्रेटजी इज इंक्रीजिंगली ऑपरेटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स एट वंस, increasing domestic upstream production while possible, diversifying overseas crude supplies and transportation routes, building strategic and commercial inventories, and accelerating alternatives such as gas, biofuels, EVs and renewables. मतलब
इंडिया जो है, इंडिया की डिपेंडेंसी है काफ़ी देशों के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल जनरेट क्रूड ऑयल नहीं मिलता है। कुछ ही ऐसे देश हैं जो जिनके पास क्रूड ऑयल है और उनके पास इस समय मोटी वेल्थ है। तो इंडिया को जो है ना अल्टरनेटिव ढूंढने की आवश्यकता भी है, जो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गैस व्हीकल्स होते हैं, सीएनजी के व्हीकल्स इंडिया में काफ़ी बड़ी संख्या में है। साथ ही में अब ईवी भी आ गया है, तो इन्होंने ये कहा है कि बायोफ्यूल्स हो गए, ईवीज हो गए, ऐसे व्हीकल्स और ऐसी चीज़ें जिनमें फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो, उनके यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए भारत के अंदर। और उन्होंने एक और चीज़ कही है कि रिप्लेसिंग मिडिल ईस्टर्न बैरल्स एंटायर इज नाइदर प्रैक्टिकल और नॉर नेसेसरली इकोनॉमिकल। इसमें समस्या परेशानी तो है ही, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारे यहाँ से करीब है और बात क्या है, वहाँ से जब ऑयल आता है तो हमें वोयेज कॉस्ट भी कम पड़ती है। और उसके बाद मैं बात करूँ, जब इतनी दूर से आएगा तेल तो सारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आपका स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगा, सैलरीज बढ़ जाएंगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जो चीज़ 10 दिन में आ जा रही थी वो 15 दिन में आएगी, 20 दिन में आएगी, 25 दिन में आएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे कि हुती लगातार हमला कर रहे हैं जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है उसके ऊपर, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रप्शन इस समय पर हैं। और उस समय मैंने आपको बताया था कि ये 3 देशों से इसके बॉर्डर्स लगते हैं, जिबूती है, इरिट्रिया है। और हमने डिस्कस किया था कि यमन, जिबूती और इरिट्रिया, इन तीनों देशों से बॉर्डर लगती है। यमन में जो पोर्ट है अल मौका, उसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया गया। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से जा सकता है, अगर वो डिसरप्ट हो गया पूरी तरीके से, तो उसको हमें अफ्रीका के साउदर्न टिप से मूव करना पड़ेगा, यानी केप ऑफ गुड होप से। तो वही बात आ जाएगी, जो चीज़ 10 दिन में पहुंच रही थी वो पहुंचा करेगी 25 दिन में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, रशिया की थोड़ी बात कर लेते हैं। रशिया से, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये कहानी ये है कि 2022 से पहले रशिया से भारत का इंपोर्ट सिर्फ 1 से 2.5-3% तक ही था साहब। और पीक कब आया? पीक आया जून 2025 में, जब 44.4% हमने इंपोर्ट किया यहाँ से। तो हमने रशिया की आपको बात बताई। रशिया अभी भी भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है ही। और जुलाई 2026 तक के आंकड़े की बात करूं तो जामनगर की जो रिफाइनरी है, रिलायंस रिफाइनरी, उसमें रूसी क्रूड ऑयल का हिस्सा लगभग 35% है फीड स्टॉक में। तो अब ये परेशानी क्या होती है, अडेप्शन एक चीज़ होती है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ पहले से मिल रही है तो मैं उससे एनवायरनमेंट से ज़्यादा अडेप्टेड होऊंगा। अगर मैं किसी समर क्लाइमेट में रहता हूँ, तो अगर मैं किसी सर्दी वाली जगह पे जाऊँगा जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, मुझे परेशानी होगी। तो क्रूड ऑयल की भी थोड़ी विशेषताएं होती हैं, थोड़ा फ़र्क होता है। जो मिडिल ईस्ट से आता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो रशिया से आता है थोड़ा अलग टाइप का होता है, और जो लैटिन अमेरिका से हम लोग बनाए थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंडिया की रिफाइनरीज है वो लगभग अडेप्ट कर लेती हैं। मतलब थोड़ी बहुत परेशानी तो आती होगी, पर हर जगह के क्रूड ऑयल से इंडिया की रिफाइनरीज अडेप्ट कर लेती है। कुछ डेटा मैं आपको और बता देता हूँ। रशिया की फिर से आऊँगा एक बार। तो जुलाई का एक्सपोर्ट जो है वो 50% से ज़्यादा इस समय हो गया है। और मिडिल ईस्ट पे अगर बात करूँ तो लगभग पहले 43% के आसपास हुआ करता था ये इंपोर्ट, माफ कीजिए एक्सपोर्ट, मैंने पहले बोला इंपोर्ट। अब घट कर गिरकर 30% से भी कम पे आ गया है। और वेनेजुएला जो कि 3.5% पे था, अब लगभग 12.5, 12.7, 13% तक आ गया था। तो ये डेटा हो गया कि किस तरीके से हमारे इंपोर्ट सोर्सेस बदल रहे हैं। तो ये समुद्री तौलिया हैं, इन्होंने एक और भी चीज कही है साथ के साथ, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स विद सप्लाई सिक्योरिटी बट इट कैन ओनली गो so far in insulating India from geopolitics. India will still need to import larger volumes of crude, meaning any major disruption will ultimately feed through into higher oil prices, फ्राइट एंड इंपोर्ट कॉस्ट। इन्होंने भी सेम चीज यही कही है कि अगर जितनी दूर से अगर तेल मंगाया जाएगा तो फ्राइट कॉस्टेस बढ़ जाएंगी, इंश्योरेंसेस बढ़ जाएंगी, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो ऐसा मैकेनिज्म हम लोगों को इंडिया के अंदर बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी रिफाइनरीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट कर पाएँ, कम से कम जो है रॉ मटेरियल को यूज़ करके। और लगभग पूरे देश की, दुनिया की बात करूँ तो हॉर्मुज़ पे अभी हालात ठीक नहीं है। तो हॉर्मुज़ का अभी फंक्शन हो पाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। कभी ईरान दावा करता है कि हॉर्मुज़ हमारा है, कभी और यूएस दावा करता है कि हॉर्मुज़ हमारा है। कुछ आपको हिस्से बताता हूँ इसके। अभी ईरान और ओमान की आपस में बातचीत चल रही थी कि हम कुल मिला के कुछ करके, सौदा करके, एग्रीमेंट करके हम हॉर्मुज़ को वापस से फंक्शन करेंगे। पर उसके बाद होता क्या है, कुछ शिप्स जो हैं सदर्न साइड से यानी ओमानी वाटर से मूव करने लग जाते हैं। केप्लर ने ये भी डेटा दिया है, और लगभग 80% से ज़्यादा शिप्स मूव कर लें। ये बात ईरान को नागवारा हो गई। अच्छा, वो जो ओमानी रूट है, साउथ में ओमानी रूट है, वो रूट अप्रूव्ड है और उसको मान्यता दी है यूनाइटेड नेशंस ने। पर बात क्या है साहब,
ईरान उसका विरोध करता है क्योंकि ईरान को उससे नुकसान हो रहा है। अगर आगे मैं बात करूं तो ईरान ने उन शिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया और उन शिप्स ने अपना बचाव करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाना स्टार्ट की ताकि उनकी लोकेशन डिटेक्ट ना हो पाए, पता ना चले कि शिप यहाँ से जा रहे हैं। फिर यूएस क्या करती है, यूएस एक तरह से प्रोटेक्शन मोड में आ जाती है। उसने उन शिप्स को, उन ऑयल वेसल्स को या कोई भी जो शिपमेंट लेके जा रहा था उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया है। और मैं इसके बाद बात करूं तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये चल रही है हॉर्मुज पर। हॉर्मुज एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है इस समय पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर बाब अल मंदेब पर भी खतरा है। तो अभी हाल फिलहाल में प्राइसेस कम नहीं होंगे जहां तक मेरा अनुमान है। ये एक लंबी प्रोसेस है, अभी 6 महीना 1 साल पता नहीं कितना लग जाएगा, पर हाँ दुनिया अल्टरनेट ढूंढ लेती है जो वो ढूंढ रही है। और मैं कुछ प्राइसेस की बात कर दूं, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका प्राइस लगभग 97 से 110 पर बैरल था, और $150 पर बैरल फिजिकल क्रूड ऑयल छू गया था। तो रुपया भी कमजोर हो रहा है, लगभग $92-93 के आसपास, रुपए के आसपास $1 चल रहा है। तो इस तरीके से कमजोरी आ रही है, मंदी आ रही है। जब तक ये विवाद पूरी तरीके से नहीं सुलझेगा, जब तक ये विवाद पूरी तरीके से नहीं निपटेगा, ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रही है, तब तक बाहर से ही इंपोर्ट कराना पड़ेगा और प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसमें जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको सूचित करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप ग्लोबल अपडेट देख रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।